हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम अपना मैथ्स का मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने के लिए इनफ है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है ये, जिसमें हम सारे 3D शेप्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सारे 2D शेप्स के बारे में बात करी थी, सारे फॉर्मूलाज एंड ऑल। आज की क्लास में हम सारी 3D शेप्स के बारे में बात करने वाले हैं, सारे फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं इनके, और कुछ क्वेश्चंस को भी आज हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगी ये, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी फर्स्ट शेप रहने वाली है वो है क्यूब। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन क्षेत्र। ठीक है, अब इस क्यूब देखो, आपको ये शेप दिख रही है बोर्ड पे, क्यूब। देखो, क्यूब की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, all sides of the cube are equal like square। बस डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है। बिकॉज आप जानते हो कोई भी शेप जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कुछ मास उसके अंदर होता है। एनी शेप विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, ये तो हमने अपने क्लासेस में भी पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में हमने सबने पढ़ा है। उसके अंदर क्या होती है? वॉल्यूम। ठीक है, तो इस शेप के अंदर भी क्या आ जाएगी? हमारी वॉल्यूम। ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? दैट इज 6a²। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? दैट इज 4a²। वॉल्यूम क्या होता है? a³। और यहाँ पे हम पढ़ तो रहे हैं ए होता क्या है? ए इज साइड। जो शेप की साइड है उसको हमने डिनोट करा है ए से, ए अल्फाबेट से। समझ आया? अब बात करते हैं डायगोनल्स की। इसके अंदर भी डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? √3a। ठीक है, समझ आया? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व आप इन्हीं फॉर्मूले से करोगे। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ आया? नेक्स्ट शेप देखते हैं, नेक्स्ट शेप कौन सी है। दिस इज शेप 2 दैट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है। इसके अंदर लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये होता है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, अब इसको टोटल सरफेस एरिया अगर आपको इसका निकालना है तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मैंने आपको बता दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट कौन कौन सी होती है। ठीक है, सेकेंड इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 2 इंटू हाइट, लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ आया? ठीक है, ये ना ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर ब्रैकेट आप ठीक से नहीं लगाओगे ना, ठीक से कैलकुलेट नहीं करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ब्रैकेट को ध्यान से समझ के फिर सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बात आती है डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं? l² प्लस b² प्लस h², और पूरा फॉर्मूला आपका आ जाता है अंडर रूट में। समझ आया? ठीक है, अब बात आती है सिलेंडर की। देखो, सिलेंडर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, अब आप देख रहे हो यहाँ पे है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होता है? कोई भी शेप जिसके अंदर कर्व्ड सरफेस होता है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। दिस इज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द शेप। ठीक है, कोई भी शेप जिसके अंदर कर्व्ड सरफेस आ जाता है, इवन ये भी एक कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, समझ आया? कोई भी शेप जिसके अंदर कर्व्ड सरफेस आ जाता है उसके अंदर जरूर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है।
अदरवाइज अगर कर्व सरफेस एरिया नहीं है तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। जैसे ऊपर आपको दिख रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में कोई भी आपको कर्व्ड सरफेस नहीं दिख रहा शेप के अंदर, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, लेटरल सरफेस का। समझ आया। अब यहाँ पे बात हो रही है सिलेंडर की, सिलेंडर में तो कर्व्ड सरफेस है, तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूला आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। समझ आया, दैट इज 2 पाई आर एच। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो कर्व्ड सरफेस में और टोटल सरफेस में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो होता है हमारा ये वाला पार्ट होता है, टॉप और बॉटम उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। देखो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होते, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। ये रहा। जैसे कि सिलेंडर में हम देखते हैं, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला गया है, सिर्फ इस वाली फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला गया है। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ आया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इज, लेट मी शो यू, टोटल सरफेस एरिया इज पूरी शेप का एरिया जिसमें टॉप बॉटम और इनर पार्ट जो भी है सब कुछ इंक्लूडेड होता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ओवरऑल शेप का एरिया इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस आर। समझ आया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया, आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट शेप दैट इज कोन। ठीक है, अब हम कोन के बारे में पढ़ते हैं। स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट कौन सी होती है, पहले तो ये देखते हैं। देखो दिस इज द स्लैंट हाइट, ये जो है हमारी, ये है स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ इस वाली स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। समझ आया। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया आ गया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे भी इसलिए कर्व सरफेस एरिया जरूर निकलेगा शेप का, जो कि है पाई आर एल। समझ आया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ओवरऑल शेप का एरिया क्या है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम देखो 3D शेप है तो वॉल्यूम जरूर होगा, बिकॉज इट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैज सम मास। तो वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया। अब देखते हैं हेमिस्फेयर की शेप में क्या है। हेमिस्फेयर ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक कर्व्ड सरफेस है, तो एरिया जरूर निकलेगा कर्व्ड सरफेस का, जो है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। समझ आया। मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज हम सिर्फ फॉर्मूलेज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। याद करना आपका काम है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ आएगा कि आपने कितने फॉर्मूलेज याद करे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप कौन सी है, दिस इज द लास्ट शेप ऑफ 3D फिगर दैट इज स्फेयर। देखो स्फेयर और सर्कल में डिफरेंस क्या होता है, स्फेयर बिल्कुल जो है हमारी सर्कल शेप में आती है। सर्कल में बिकॉज अगर आप कहीं से भी किसी भी पॉइंट से, सेंटर से आप कहीं किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे ना, तो वो सेम रेडियस माना जाएगा, मतलब सेम डिस्टेंस होगा सेंटर से किसी भी पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ सेम डिस्टेंस होगा, आप चाहे कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। दिस इज अ स्फेयर। ठीक है, समझ आया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें कर्व सरफेस एरिया इसलिए नहीं है बिकॉज एक नॉर्मल एक सिंपल सर्कल है, इसमें कोई भी ना बॉटम है ना टॉप है ना कोई इनर पार्ट है, इसीलिए सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है इसका। इसमें क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ आया। ये थे हमारे सारे शेप्स और सारे फॉर्मूलेज। आप देख सकते हो
सारी शेप्स हैं, सारे फॉर्मूलेज हैं, हमने सब कुछ वन बाय वन करके पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं थोड़ा। पर क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज और पढ़नी है, दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ने हैं, बिकॉज सारे चैप्टर्स हम जो भी पढ़ रहे हैं सब में एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हमें आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, हमें आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें कैसे कैसे अपने एग्जाम्पल्स को यूज करना है अपनी स्टडीज में। बच्चों को जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कैसे लाइव एग्जाम्पल्स बच्चों के आगे रखने हैं ताकि वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। फर्स्ट जो है वो है हैंड्स ऑन लर्निंग। देखो, हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या है, यूज मॉडल्स एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। मॉडल्स यूज करो क्लास में, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स कैसे, मतलब जो बच्चे अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाए, कंक्रीट ऑब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, बच्चे छू पाए, बच्चे फील कर पाए, समझ पाए। ठीक है, इजीली वो अच्छे से समझ पाते हैं उन चीजों को जिससे वो देख पाते हैं और उनको फील कर पाते हैं। समझ आया? ऐसे ऐसे मॉडल्स लाओ अपनी क्लास के अंदर ताकि बच्चे उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, समझ पाए। समझ आया? अब बात होती है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की, मतलब फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स एंड फॉर्मूलाज। रिलेशनशिप बनाओ, रियल लाइफ में रिलेशनशिप बनाओ फॉर्मूलेज की और किसकी, यूनिट्स की। मतलब आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हो ना उसको समझ आना चाहिए, उसको रट्टाफिकेशन नहीं करानी, रूट मेमोराइजेशन नहीं कराना। रूट मेमोराइजेशन तो रॉन्ग, नेगेटिव वर्ड है, जो कभी भी नहीं कराना हमें बच्चे को। ठीक है, हमें लाइफ एग्जांपल्स देने हैं ताकि बच्चा जो है समझ पाए कि हाँ मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ या हमारे घर में भी ऐसा होता है, वो रिलेट कर पाए चीजों को और ज्यादा टाइम तक याद रख पाए। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लो, जैसे एरिया ऑफ क्लासरूम। अगर आप बच्चे को जैसे एरिया, वॉल्यूम वगैरह पढ़ाते हो या मैथ्स में कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो अपने आसपास देखो कि मैं कैसे रिलेट करा सकती हूँ बच्चे को। समझ आया? कि बच्चा, अगर मैं उसको कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ तो वो कैसे अच्छे से समझ पाए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दो बच्चे को। ठीक है, अब बात आती है इंटीग्रेशन विद डेली लाइफ हेल्प्स लर्नर्स रिलेट एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स टू द रियल कॉन्टेक्स्ट। देखो, पहले तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स लो, जब बच्चा छोटा है तो उसको कंक्रीट ऑब्जेक्ट से पढ़ाओ, मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट से पढ़ाओ। अब जब बच्चा धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है, उसकी क्लासेस अपग्रेड हो रही हैं, तो धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स पे स्विच करो। कैसे कि आप बच्चे को जब समझा रहे हो ना तो उसके माइंड में इमेज बन जाए, जो भी आप समझा रहे हो बच्चे को उसके माइंड में इमेज बन जाए कि हाँ हमने ऐसे पढ़ा था। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आया? अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन एंड ड्राइंग स्किल्स। मींस एनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्रॉ फिगर्स टू अंडरस्टैंड शेप्स। बच्चे को फिगर्स पढ़ाओ, बच्चे को फिगर्स दिखा के, जैसे मैंने हर शेप की फिगर बनाई है। देखो, मैंने हर शेप की फिगर बनाई है ना आपको समझाने के लिए कि क्यूबॉइड है तो कैसा दिखता है, सिलेंडर है तो कैसा दिखता है। ऐसे ही आप भी बच्चे को हर शेप ड्रॉ करके समझाओ, बच्चे से ड्रॉ कराओ, 3D शेप बच्चे से पेपर फोल्डिंग करके, एक्सपेरिमेंट्स करके बच्चे से ड्रॉ कराओ, क्लास में एक्टिविटीज कंडक्ट कराओ ताकि बच्चे को अच्छे से समझ आए। ठीक है, दीज आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ये सारे हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे। ठीक है, और हिंदी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रहे हिंदी में, मैंने हिंदी में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप राइट डाउन कर सकते हो या वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ भी सकते हो अगेन। समझ आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने सारी शेप्स, 3D शेप्स के बारे में पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलेज पढ़ लिए, शेप्स को समझ लिया अच्छे से, और हमने एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस को भी पढ़ लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 में हमें क्या करना है, हमें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, आज हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जरूर उस क्लास को अटेंड करना। ठीक है, और उस क्लास को अटेंड करने के लिए, उस क्लास को समझने के लिए आपको ये दोनों पार्ट्स देखने बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट्स को भी जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।